आज से कुछ दिन पहले मैंने सोचा कि कोई मूवी देखते हैं। मूवी बुक करने के लिए मैंने पीवीआर की ऐप के बारे में सोचा। मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, बट बहुत बार ट्राई करने के बाद भी ओटीपी नहीं मिला, और कुछ समय बाद एक साथ बहुत सारे ओटीपी मिले। आज की इस वीडियो में हम अज्यूम करेंगे कि हम पीवीआर के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हैं और हम उस ओटीपी सर्विस को कैसे बनाएंगे। इस पूरी वीडियो का मोटिव है डिफरेंट क्यूइंग मैकेनिज्म को एक्सप्लोर करना। हम वीडियो की शुरुआत करेंगे ये देखकर कि हमें क्यूइंग मैकेनिज्म की ज़रूरत क्यों है, और क्यूइंग मैकेनिज्म यहाँ कहना गलत होगा, हमें कहना चाहिए कि हमें एसिंक कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किटेक्चर है किसी रेगुलर ओटीपी सर्विस का। मान लेते हैं कि हमारी जो पीवीआर की ऐप है वो कुछ इसी तरह का सिस्टम फॉलो करती है। हमारे पास एक ऐप है, एक ऐप क्लाइंट है, एक ओटीपी सर्विस है, एक एसएमएस सर्विस है और एक थर्ड पार्टी एसएमएस सर्विस है। ओटीपी सर्विस और एसएमएस सर्विस अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि हो सकता है कि ओटीपी आप सिर्फ एसएमएस के ज़रिए ही ना भेजते हो सकता है आप ईमेल पर भी ओटीपी भेजते हो। एसएमएस सर्विस का काम ये हो सकता है कि वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल मैसेजेस जैसे कि ओटीपी ही ना भेजे, बट मार्केटिंग मैसेजेस भी भेजे। इसलिए हमने यहाँ दो अलग अलग सर्विसेज का इस्तेमाल किया है। तीसरी जो हमारा कॉम्पोनेंट है वो है थर्ड पार्टी एसएमएस सर्विस। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एसएमएस खुद से नहीं भेज सकते, हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है नेटवर्क प्रोवाइडर्स के लिए। हमारे पास नेटवर्क प्रोवाइडर्स का भी सीधा एक्सेस नहीं है, तो हमें कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज जैसे कि ट्यूलियो वगैरह इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है एक एसएमएस को एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए। कूल। अगर हम यहाँ देखें तो एक एसएमएस को पहुंचाने के लिए पहले मेरी ऐप को एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा ओटीपी सर्विस से, ओटीपी सर्विस का कनेक्शन होगा एसएमएस सर्विस से, एसएमएस का कनेक्शन होगा थर्ड पार्टी एसएमएस सर्विस से। हम यह देख रहे हैं कि हमें लगभग यहाँ 3 एचटीटीपी कॉल्स करनी पड़ती हैं सिर्फ एक एसएमएस को भेजने के लिए। और क्योंकि ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि एचटीटीपी एक सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है, मेरा क्लाइंट तब तक रुका रहता है जब तक कि उसे थर्ड पार्टी एसएमएस सर्विस से कोई रिस्पांस नहीं मिल जाता जिसे एसएमएस सर्विस कंज्यूम करती है। एसएमएस सर्विस के रिस्पांस को ओटीपी सर्विस कंज्यूम करती है और फिर ओटीपी सर्विस के रिस्पांस को हमारी ऐप कंज्यूम करती है। ये चेंज जब तक पूरा नहीं हो जाता मेरा ऐप स्टक रहेगा। और हम बात यहाँ कर रहे हैं पीवीआर के स्केल की। पीवीआर के पास लाखों हज़ारों यूज़र्स हो सकते हैं और हो सकते हैं वो सब के सब एक साथ ही ओटीपी भेजने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर हर एक माइक्रो सर्विस हमारी एक नेटवर्क हॉप है। आपके लिए आपको एक नेटवर्क कॉल करना पड़ता है जो कि हमारी इस पूरे प्रोसेस में लेटेंसी ऐड कर देता है। कूल। अब मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है हमारे पीवीआर की ऐप पर, और क्योंकि हमारी ओटीपी सर्विस रिक्वेस्ट कर रही है हमारी एसएमएस सर्विस पर, जिस पे हो सकता है कि पहले ही बहुत सारा लोड हो नॉन ट्रांजैक्शनल मैसेजेस जैसे कि मार्केटिंग मैसेजेस वगैरह का, और उस पर हम बम्बार्ड कर रहे हैं अपने ओटीपी मैसेजेस, तो हो सकता है कि हमारी एसएमएस सर्विस ओवरलोड हो जाए और ये क्रैश कर जाए। क्योंकि मैं सिंक्रोनसली बाउंडेड हूँ, मेरी ओटीपी सर्विस सिंक्रोनसली बाउंडेड है एसएमएस सर्विस से, वो भी फेल होने लगेगी और ये फेलियर हम प्रोपोगेट करेंगे ऐप को। ऐप अब यूज़र को दिखाने लगेगा कि यार हमारी अभी ओटीपी सर्विस ही काम नहीं कर रही है, जो कि गलत बात है। आपकी ओटीपी सर्विस काम कर रही है बट आपकी एसएमएस सर्विस काम नहीं कर रही है। और हो सकता है कि एक ट्रांजिशनल इशू हो जो कि कुछ सेकंड्स में या फिर कुछ मिनट में ठीक हो जाए, तो हम यूज़र के एक्सपीरियंस को ख़राब क्यों करें। ऐसा हमें झेलना पड़ रहा है क्योंकि हमारा ये पूरा सिस्टम टाइटली कपल्ड है। हम एचटीटीपी सर्वर्स से इन सब चीज़ों को जोड़े हुए हैं, जो कि एक ख़राब डिज़ाइन है। एक चीज़ हमारे पास एक पॉइंट हम यहाँ पर और देखेंगे कि अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते समय ईमेल भेजना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कोई खास कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, बट एसएमएस के साथ ऐसा नहीं है। एसएमएस में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, प्लस आप एसएमएस की एपीआईज को अब्यूज़ भी कर सकते हैं। इससे आपके सर्विस प्रोवाइडर की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, आपके सर्विस प्रोवाइडर की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है, आपके नेटवर्क प्रोवाइडर की रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। इन चीज़ों से बचने के लिए अक्सर सर्विस प्रोवाइडर्स आपको एक लिमिट देकर रखते हैं कि यार आप हमें एक सेकंड में 2000 से ज़्यादा एसएमएस नहीं भेज सकते, ट्रांजैक्शनल टाइप के या फिर मार्केटिंग टाइप के। यहाँ पर वो केस हो सकता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। हमारे पास बहुत ही इनकन्सिस्टेंट लोड आ रहा है ओटीपी सर्विस से एसएमएस सर्विस की तरफ, जिसको एज इट इज़ प्रोपोगेट कर दे रहा है एसएमएस सर्विस की तरफ, क्योंकि हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है इस लिमिट को, इस रेट लिमिट को मेंटेन करने का।
या फिर मान लेते हैं कि अगर हम इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश करें, मान लेते हैं कि SMS सर्विस में हम कोई एप्लीकेशन लॉजिक लगाएं जो ये मेंटेन करे कि हम सिर्फ 2000 SMS पर सेकंड ही भेजें, फिर भी हम क्या करेंगे उन इनबाउंड रिक्वेस्ट का जो OTP सर्विस से हमें आ रही है। हम इस आर्किटेक्चर में थ्रॉटलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रोक सकते हैं OTP सर्विस को कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करना। बट फिर OTP सर्विस क्या करेगा, वो ऐप को क्या बताएगा कि आप 2 मिनट बाद ट्राई कीजिए, या फिर OTP सर्विस को कोई बफर मेंटेन करना पड़ेगा उन थ्रॉटल रिक्वेस्ट को रीट्राई करने के लिए। ये सब सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो सोचिए कि इम्प्लीमेंट करने में कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो हम अपने इस पूरे तो हम शुरुआत करेंगे हमारे सोल्यूशन की इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसमें हमारी मदद करेगा हमारा एसिंक कम्युनिकेशन। एसिंक कम्युनिकेशन में बेसिकली हम रिस्पॉन्स का तुरंत ही इंतज़ार नहीं करेंगे, बट हम एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में हमें कोई इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, या फिर हो सकता है कि इसका रिस्पॉन्स मिले भी ना। ओके, सो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो जो हमारा पहला पैटर्न है एसिंक मैसेजिंग का, वो है लोड लेवलिंग पैटर्न। लोड लेवलिंग पैटर्न का, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास एक रेट लिमिट है जिसको हमें इन्फोर्स करना है। हम इन्फोर्स कर सकते हैं एप्लीकेशन लॉजिक से, बट क्या होगा उन रिक्वेस्ट का जो इस लिमिट को क्रॉस कर जाएंगी। सो एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि हमारे पास बहुत सारे लोड आ रहा है अपनी एप्लीकेशन से, हमारे पास OTP सर्विस उस लोड को कैप्चर करने के लिए। अब हम एक क्यू ऐड करेंगे हमारे SMS सर्विस और OTP सर्विस के बीच में। यहाँ ये जो ब्लू सर्कल है, ये हमें एक क्यू को डिनोट करने के लिए दिखाया गया है। सो यहाँ पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। हमारा जो OTP सर्विस है वो जितने भी OTP रिक्वेस्ट हैं उनको पब्लिश कर रहा है इस क्यू में, जहाँ से SMS सर्विस एक डेफिनेट रेट पर उसको कंज्यूम कर सकता है। सो अगर आपके पास एक फ्लड ऑफ OTPs रिक्वेस्ट भी आ रहा है, हमारी जो क्यू है वो एक बफर का काम करेगी और उन सारे के सारे मैसेजेस को तब तक रखेगी जब तक हमारी SMS सर्विस उनको कंज्यूम नहीं कर देती, और हमारी SMS सर्विस एक कंसिस्टेंट मैनर में इन सारे के सारे SMS को कंज्यूम कर सकती है। सो यहाँ पर हम एक क्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं एक बफर की तरह। सो ये होगा हमारा पैटर्न नंबर 1, जहाँ पर एसिंक कम्युनिकेशन हमारी हेल्प कर सकता है एज अ लोड लेवलर। कूल। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि OTP भी हमारे पास बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है हमारे पास एक OTP हो जो लॉगिन करने के लिए हो सकता है एक OTP हो जो पासवर्ड रीसेट करने के लिए है, एक हो सकता है हमारे पास एक ऐसा OTP है जो किसी पेमेंट ट्रांजैक्शन को अलाउ करने के लिए है। बट अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे लिए वो OTP ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे एक टिकट बुक होने वाला है, ना कि वो OTP जिससे लॉगिन होने वाला है, क्योंकि लॉगिन होने के बाद हो सकता है कि यूज़र ड्रॉप हो जाए। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो OTP है जिससे यूज़र टिकट बुक करने वाला है या फिर टिकट बुक करने की पेमेंट को अलाउ करने वाला है। सो यहाँ पर हमारे पास हमारे OTPs की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे हमारी प्रायोरिटी क्यू पैटर्न का। प्रायोरिटी क्यू पैटर्न में हम इस्तेमाल कर सकते हैं 3 डिफरेंट क्यूज़ का। ओके, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 प्रायोरिटी लेवल्स हैं, जहाँ ग्रीन क्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी पर है, हमारा जो येलो क्यू है वो मीडियम प्रायोरिटी पे है, जो रेड हमारा क्यू है वो लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। हमारी SMS सर्विस एप्लीकेशन लॉजिक में ये इम्प्लीमेंट कर सकती है कि वो सबसे पहले चेक करेगा ग्रीन क्यू को, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्यू को। अगर उसके पास कोई मैसेजेस नहीं है इस क्यू में पढ़ने के लिए, फिर वो मूव करेगा मीडियम प्रायोरिटी की क्यू को, और अगर उसके पास तब भी कोई मैसेज नहीं है तब वो जाएगा हमारी लो प्रायोरिटी क्यू पर। ओके, और उसके बाद वो जितना भी जो भी हमें रेट मेंटेन करना है, जैसे हमें यहाँ पर एक रेट मेंटेन करना है 2000 मैसेजेस पर सेकंड का, उस रेट को इम्प्लीमेंट करते हुए थर्ड पार्टी मैसेजेस सर्विस को रिक्वेस्ट करेगा OTP भेजने के लिए। सो यहाँ अगर हमारे पास लेट्स से दो OTP हैं, एक OTP लॉगिन के लिए है जो कि मीडियम प्रायोरिटी का है, और एक हमारा जो OTP है वो किसी पेमेंट को अलाउ करने के लिए है। तो यहाँ पर हम प्रायोरिटी देंगे पेमेंट को अलाउ करने वाले OTP को। बट असल में प्रायोरिटी क्यू एक बहुत ही वेल नोन मैकेनिज्म है इस तरह के यूज़ केस को केटर करने का, बट इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल कंज्यूमर है जो कि इन तीनों क्यूज़ को कंज्यूम कर रहा है,
और हम यहाँ पर एक तरीके से हम कंटेंट, जितनी भी हमारी क्यूज़ हैं वो एक तरीके से compete कर रही हैं, ओके, बट हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले मैसेजेस हैं उनको। अब रियल वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप 3 डिफरेंट क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ मैसेज ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो आपको प्रायोरिटी क्यू बना कर देते हैं। सो अगर लेट्स से कि हम मेंटेन करते हैं कि ये हमारे पास एक क्यू है, ओके, सो अगर हमारे पास ये क्यू है और हमारे पास एक नया मैसेज आता है जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी का है, और यहाँ पर एक लो प्रायोरिटी का मैसेज है, तो मेरा जो मैसेज ब्रोकर है वो इस मैसेज को ऊपर ले जाएगा इस मैसेज से, ओके, ताकि ये मैसेज जल्दी प्रोग्रेस हो सके। तो जो मैसेज बाद में आया अगर वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का है तो हम उसको आगे भेज देंगे। बट ज़्यादातर बट ये भी इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब मैसेज ब्रोकर लेवल पर भी, और शायद ऐसे बहुत कम ब्रोकर्स हैं जो इस मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर जनरली जब हम प्रैक्टिस करते हैं प्रायोरिटी क्यू को, तो उसका आर्किटेक्चर किस तरीके का होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास एक नया डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक प्रायोरिटी क्यू है जिसके मल्टीपल क्यूज़ हैं और मल्टीपल कंज्यूमर सेट्स भी हैं। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने एसएमएस सर्विस के कई सारे कंज्यूमर बना लिए हैं, ओके। हम कंट्रोल कर रहे हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर का। जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है उसमें हमने ज़्यादा कंज्यूमर डाले हुए हैं, मतलब हम ज़्यादा उसको कंप्यूटेशन पावर दे रहे हैं कि ताकि हम उस क्यू से आने वाले मैसेजेस को जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सकें। उसके बाद हमारे पास मीडियम क्यू है जिसके पास सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है, और तीसरा हमारे पास एक लो प्रायोरिटी क्यू है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 1 ही कंज्यूमर है। सो जिसके पास ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर होगा वो क्यू जल्दी खाली होगा और हमारे एसएमएस उस कैटेगरी के जो ओटीपी रिक्वेस्ट हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा लो प्रायोरिटी टास्क है तो आप इस रेड क्यू को थोड़ी देर के लिए कंज्यूम करना बंद भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो। बट अभी हमारे पास एक दिक्कत आ गई है। हमारा जो पहले वाला आर्किटेक्चर था उसमें बहुत कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमारे पास 1 ही कंज्यूमर था और वही हमारी जो 2000 मैसेजेस पर सेकंड की रेट है उसको इम्प्लीमेंट करता था। बट यहाँ पर थोड़ा एक हमारे सामने दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास अलग अलग माइक्रो सर्विस का रेप्लिका हैं जो आपको एसएमएस भेजने का कोशिश कर रहे हैं। इस केस में हमने यहाँ पर क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर माइक्रो सर्विस हो गई है हमारी, हम इसके काफ़ी सारे रेप्लिकाज हैं। हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारी ये जो रेट लिमिट है ऑफ 2000 मैसेजेस पर सेकंड की ये मेंटेन रहे? इसको मेंटेन करने के लिए हम एक नई सर्विस इंश्योर करेंगे जिसका नाम होगा एसएमएस गेटवे। अगेन हम लेवल लोडिंग पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर एसएमएस सर्विस के रेप्लिकास के बीच और एसएमएस गेटवे के बीच में। सो जो भी मैसेजेस का रिक्वेस्ट आ रहा है अब वो लोड लेवलिंग क्यू में जा रहा है, जिसको एसएमएस गेटवे हमारा फिर से एग्जीक्यूट कर रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है थर्ड पार्टी एसएमएस को कि भाई आप इसको कोई मैसेज भेज दीजिए। सो इस तरह से हम इस डायग्राम में प्रायोरिटी क्यूज़, इस आर्किटेक्चर में प्रायोरिटी क्यूज़ और लोड लेवलिंग पैटर्न दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब तक हमने सिर्फ बात की इंपॉर्टेंट मैसेजेस की, जैसे कि ओटीपी। हमारे पास एक बहुत ही जनरल प्रैक्टिस होता है ऐसे एसिंग कम्युनिकेशन में, जो मैसेजिंग बेस्ड एसिंग कम्युनिकेशन होते हैं, वो होता है फायर एंड फॉरगेट का, कि हम कोई मैसेज भेजते हैं और फिर छोड़ देते हैं ये जानने का कि वो मैसेज कभी एग्जीक्यूट हुआ भी है या नहीं। इससे पहले जो हमने डायग्राम दिए हमने उन सारे आर्किटेक्चर्स में इसको फॉलो किया है। ये फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म है। ओटीपी सर्विस ये नहीं देखता कि एसएमएस गया भी है या नहीं, ओके। सो एसएमएस गेटवे का काम है कि वो एसएमएस रिक्वेस्ट करे थर्ड पार्टी एसएमएस गेटवे को। हो सकता है कि थर्ड पार्टी एसएमएस गेटवे उसकी उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे, तो हमारी जो ओटीपी सर्विस है वो डिपेंडेंट नहीं है एसएमएस गेटवे के रिस्पॉन्स पे। सो ये भी एक फायर एंड फॉरगेट वाला आर्किटेक्चर है। हमें मतलब नहीं है कि इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। हम सिर्फ अपनी सर्विस से कह रहे हैं कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसे एग्जीक्यूट करने का ट्राई कीजिए। इसका रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता है मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी एक सेम यूज़ केस है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारा ओटीपी यूज़र को डिलीवर हो गया है और अब हम एक वेलकम एसएमएस भेजना चाहते हैं यूज़र को कि हे
देवांश यू हैव अ मूवी कमिंग इन 30 मिनट्स, ओके। सो मेरे पास एक मूवी है जिसको 30 मिनट्स रह गए हैं, तो वो मेरे को नोटिफाई करना चाहते हैं, या फिर कोई और भी नोटिफिकेशन हो सकता है। सो मेरी ऐप है जिसने लॉगिन किया, लॉगिन सर्विस अब क्या करती है कि लॉगिन सर्विस एक इवेंट डिस्पैच करेगी, एक मैसेज डिस्पैच करेगी मेरी नोटिफिकेशन सर्विस को कि देवांश ने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब हो सकता है कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म हो जिससे हम निकालते हो कि देवांश के लिए कौन कौन से मैसेजेस हैं जो हम देवांश को डिलीवर कर सकते हैं। हमारी नोटिफिकेशन सर्विस फिर एक दूसरी क्यू में वो मैसेजेस भेजेगी जिसको हमारी एसएमएस सर्विस दोबारा से कंज्यूम कर लेगी। हम यह मानते हैं कि ये जो हमारे मैसेजेस है वो नॉन ट्रांजैक्शनल हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैसेजेस वगैरह वगैरह। बट ये आर्किटेक्चर बहुत ही पॉपुलर है, इसको हम फायर एंड फॉरगेट आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर है वो है पबसब आर्किटेक्चर। सो हमारे पास एक और यूज़ केस है, हमारे पास ये ऐप है और हमारे यूज़र ने लॉगिन कर लिया है, एक क्यू के थ्रू मैंने नोटिफिकेशन सर्विस को नोटिफाई कर दिया है। अब हो सकता है कि मैं इस यूज़र को ईमेल पे कोई और मार्केटिंग मैसेज भेजना चाहूँ और एसएमएस पे कोई और मार्केटिंग मैसेज भेजना चाहूँ, ओके। सो मेरी नोटिफिकेशन सर्विस क्या कर सकती है कि अब वो एक इवेंट पब्लिश कर सकती है मेरी पबसब क्यू को, जिसको मेरी दोनों सर्विस एसएमएस सर्विस और ईमेल सर्विस दोनों की दोनों सर्विस कंज्यूम कर लेंगी कि देवांश ने लॉगिन कर लिया है, या फिर इस एडवर्टीजमेंट को आप इसको एसएमएस पर भी भेजिए और लेट्स से ईमेल पर भी भेजिए। सो ये बहुत ही एक पॉपुलर हमारा पैटर्न है, क्योंकि ये मेरी नोटिफिकेशन सर्विस को मेरे मैसेज ब्रोकर से सिर्फ एक बार कहना पड़ता है कि मैं इस क्यू पर ये मैसेज भेज पब्लिश कर रहा हूँ, और ये मैसेज ब्रोकर का काम होता है कि सारे के सारे कंज्यूमर जो भी उस टॉपिक को या फिर इस क्यू को कंज्यूम कर रहे हैं उन सब पर वो मैसेज को रेप्लिकेट कर दे। सो असल में ये हमारा बहुत सारा ओवरहेड, बहुत सारा एग्जीक्यूशन ओवरहेड बढ़ा देता है, क्योंकि अगर मैं पबसब मॉडल का इस्तेमाल ना कर रहा होता तो मेरे पास 2 सेपरेट क्यू होती इन 2 अलग अलग सर्विसेज के लिए, और मेरे को 2 बार वो मैसेज पुश करना पड़ता, जो कि एक्सपेंसिव भी था। प्लस इस आर्किटेक्चर की खूबसूरती ये भी है कि मैं यहाँ पर और 5 सर्विस ऐड कर सकता हूँ और नोटिफिकेशन सर्विस को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आर्किटेक्चरली। बट हो सकता है कि उसको कोई की ऐड करनी पड़े ताकि वो नोटिफिकेशन सर्विस जो भी कंज्यूमर है उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या ये मैसेज उनके लिए था भी या नहीं। यही बात आती है कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स होंगे, जो भी इस टॉपिक्स को सब्सक्राइब करके बैठे होंगे या फिर जो भी इससे डेटा को कंज्यूम कर रहे होंगे, वो किसी तरह का फ़िल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है कि जो मैसेजेस एसएमएस सर्विस का था वो ईमेल सर्विस को एज को डिलीवर हुआ और वो ईमेल सर्विस के किसी काम का नहीं है। सो इस तरह का वैलिडेशन हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है पबसब के केस में, ताकि हम रिडंडेंट या फिर जो मैसेज हमारे लिए बेकार है उनको हम इवेक्ट कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा आर्किटेक्चर है वो है रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई पैटर्न। सो ये आर्किटेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही पॉपुलर हमारा आर्किटेक्चर होता है फायर एंड फॉरगेट का, जिसमें हम एक एसिंग टास्क स्केड्यूल कर देते हैं और भूल जाते हैं कि यार इसका कोई रिस्पॉन्स कभी आएगा भी या नहीं, या फिर हमें मतलब नहीं होता उस रिस्पॉन्स से। ये पैटर्न उसका उल्टा है, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करते हैं एसिंग मेथड में और फिर इंतज़ार करते हैं उसके रिस्पॉन्स का। सो मान लेते हैं कि हमारे यूज़र को OTP मिल गया था, उसने लॉगिन कर लिया है और अब वो एक हमारा जो टिकट है किसी मूवी थिएटर का उसको बुक करने की कोशिश कर रहा है। सो हमारे पास एक ऐप क्लाइंट है, हमारे पास बुकिंग सर्विस है और हमारे पास एक थिएटर सर्विस है और हमारे पास एक टिकट सर्विस है। बुकिंग सर्विस का काम हो सकता है वो आपसे ऑर्डर कलेक्ट करेगा कि आपको इस थिएटर की इस वाली सीट को बुक करना है, ओके। बट हो सकता है कि जब आप इस थिएटर की वो सीट को बुक करें तब तक हो सकता है वो सीट किसी और ने बुक कर लिया। ये चेक करने के लिए कि क्या थिएटर में अभी भी वो सीट अवेलेबल है, हमारे पास एक थिएटर सर्विस हो सकती है जो कि मैनेज करेगी सारे के सारे थिएटर का डेटा, ओके। और अगर आप बाई चांस आपका लक अच्छा रहा, आपकी सीट किसी और को अभी तक अलॉट नहीं हुई थी, तो हमारी थिएटर सर्विस आपके लिए एक टिकट जनरेट करेगी और बताएगी टिकट सर्विस को कि भाई देवांश के लिए एक टिकट आ चुका है। सो देखते हैं कि हम इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा। सो सबसे पहले हमारी जो ऐप है वो रिक्वेस्ट करेगी हमारी बुकिंग सर्विस को कि आप इस थिएटर की वाली सीट को मेरे लिए बुक कर दीजिए। फिर हमारी जो बुकिंग सर्विस है वो उस रिक्वेस्ट को डिस्पैच कर देगी मेरे थिएटर सर्विस के लिए, ओके। हो सकता है कि बहुत ही लॉन्ग रनिंग टास्क हो,
ओके, हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस ट्रांजैक्शंस हों उस सीट को बुक करने के लिए, हो सकता है। यहाँ पर हम क्यू का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि टिकट को बुक करना एक बहुत ही हैवी टास्क है। ओके, ये कोई बहुत ही भारी सा टास्क है, इसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो आपने बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, वो बुकिंग की रिक्वेस्ट हमारी क्यू में गई, जिससे हमारे थिएटर सर्विस ने उसको कंज्यूम कर लिया, और थिएटर सर्विस ने देखा कि यार देवांश के लिए सीट अवेलेबल है। तो जैसे ही उसको पता चला कि यार एक सीट हम बुक कर सकते हैं, उसने उस सीट को बुक्ड मार्क कर दिया और टिकटिंग सर्विस को बता दिया कि देवांश के लिए मैंने ये सीट अब बुक कर लिया। जो डॉटेड लाइन्स है वो दिखाती हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है वो एसिंक्रोनस है, मतलब कि किसी मैसेजिंग चैनल पर हो रहा है। जो भी डार्क लाइन्स है वो आपको दिखाती हैं कि ये एक HTTP रिक्वेस्ट है। अब जितने ही प्रोसेस चल रहा है उतने देवांश क्या कर रहा है? ओके, देवांश को कैसे पता चलेगा कि जिस टिकट को उसने रिक्वेस्ट किया था वो उसको अलॉट भी हो गया या नहीं? अगर आपने कभी पेटीएम पर कोई टिकट बुक किया होगा तो पेटीएम भी आपको एक लोडिंग बार दिखाता है जब आपका टिकट बुक हो रहा होता है। वो क्या आपसे कहता है कि कंफर्मेशन में हमें 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। हम यहाँ कुछ वैसे ही सिनेरियो की बात कर रहे हैं। सो इतने तो मान लेते हैं कि हमारे पास अभी ये वाला जो इसका सेकंड पार्ट है वो है ही नहीं। ओके, अभी हम ध्यान नहीं देंगे कि हम पोलिंग वोलिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अभी मैं एक यूज़र हूँ, मैंने रिक्वेस्ट किया टिकट को बुक कराने का, बाई चांस मेरे को वो टिकट बुक हो गया। तो असल में मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरा टिकट बुक हो गया? ओके, अगेन जब भी हमारे पास कोई लॉन्ग रनिंग टास्क होता है और उसकी प्रोग्रेस हम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए कोई अपडेट है या नहीं, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं पुश या फिर पुल मैकेनिज़्म का। ओके, पुश मैकेनिज़्म में जो सर्वर होता है वो आपको खुद नोटिफाई करता है कि भाई आपके लिए हमारे पास ये डेटा आ चुका है, आप इसको कंज्यूम कर लीजिए। और पुल बेस्ड मैकेनिज़्म में हम पोलिंग का इस्तेमाल करते हैं और सर्वर से पूछते रहते हैं कि भाई मेरे लिए आपके पास कोई डेटा है या नहीं। इस पैटर्न में हम पुल बेस्ड मैकेनिज़्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट डिस्पैच करता हूँ बुकिंग सर्विस को, और बुकिंग सर्विस मेरे को एक रिस्पॉन्स दे देती है कि हाँ आपकी रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस है, मैं एक पोलिंग कनेक्शन बनाता हूँ मेरी टिकट सर्विस से, जो कि मेरे को नोटिफाई करेगी जैसे ही मेरे लिए टिकट अवेलेबल होगा। बट टिकटिंग सर्विस को कैसे पता चलेगा कि देवांश के लिए कोई मैसेज आ गया है? टिकटिंग सर्विस मेरी बताएगी ये बात। सो थिएटर सर्विस टिकटिंग सर्विस को बताएगी वाया वेब हुक। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पर हम थिएटर सर्विस और टिकट सर्विस के बीच में एक और मैसेज क्यू का इस्तेमाल कर सकते थे, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम अभी वेब हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि कम्युनिकेशन थोड़ा रियल टाइम हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द यूज़र को बताऊँ कि भाई तेरे नाम पे एक कंफर्मेशन आ गया है। बट इसको हम थोड़ा बदल सकते थे अगर हम यहाँ पर एक और क्यू का इस्तेमाल करते हैं। अगेन वो लोड लेवलिंग में हमारी मदद करता है। सो जनरली अगर हम इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेरी ऐप बुकिंग सर्विस को रिक्वेस्ट करेगी, बुकिंग सर्विस उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, प्लस मुझे एक एड्रेस भी देगी कि अगर आप इस बुकिंग का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप इस रिक्वेस्ट आईडी को पोल कीजिए। मान लेते हैं जो मेरे को रिक्वेस्ट आईडी मिलेगी, अब मैं वो अपनी पोलिंग रिक्वेस्ट में भेजूंगा टिकट सर्विस को, और टिकट सर्विस हमेशा ये देखता रहेगा इंटरनली कि क्या उसके पास उस रिक्वेस्ट आईडी के लिए कोई अपडेट आया है या नहीं। जैसे ही उसके पास वो रिक्वेस्ट के लिए अपडेट आएगा, वो तुरंत उस पोल्ड HTTP रिक्वेस्ट पे उस रिस्पॉन्स को भेज देगा। यहाँ मैं बात नहीं कर रहे कि ये सब टिकट सर्विस कैसे इंप्लीमेंट करेगा कि जैसे ही उसके पास वेबहुक से एक रिक्वेस्ट आए तो वो यूज़र वाले कनेक्शन पे डेटा को भेज दे। अभी हम इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एसिंक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए हम रिप्लाई कैसे पा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है रिक्वेस्ट रिप्लाई पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने का। हमने देखे बहुत सारे आर्किटेक्चर, इसमें हम लेवरेज कर सकते हैं एसिंक कम्युनिकेशन को और अपने जीवन को थोड़ा आसान बना सकते हैं। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।